यस, तो अब हम पढ़ने वाले हैं आई। ठीक है, ये देखो आई का डायग्राम है आपके सामने। यहाँ पर ये जो लेंस है, आई का लेंस, ये आपको दिखाई दे रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, और ये जो लेंस है ऊपर से सिलियरी मसल्स और नीचे से भी सिलियरी मसल्स द्वारा जुड़ा हुआ है। सिलियरी मसल्स क्या करती हैं? लेंस की साइज को कम या ज़्यादा कर सकती है, मतलब या तो लेंस को मोटा कर सकती है या फिर खींच कर इसको क्या कर सकती है, पतला कर सकती है, जिससे कि इसका फोकस जो है वो छोटा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर लेंस ऐसा है ना, तो इसका फोकस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये बड़े गोले का हिस्सा दिखाई दे रहा है तुम्हें। क्लियर है ना? तो इसका फोकस क्या हो जाएगा, रेडियस का आधा यहाँ हो जाएगा, यहाँ। अगर लेंस मोटा हो गया, पतला नहीं हुआ लेंस, अगर मोटा हो गया इस तरीके से, क्लियर है, तो इसका फोकस कहाँ आ जाएगा, पास में आ जाएगा, क्योंकि ये अब छोटे गोले का हिस्सा है। तो इसका फोकस क्या आ जाएगा, पास में आ जाएगा। ये हो गया सेंटर, ये हो गया फोकस, है ना। यानी लेंस जब मोटा हो जाएगा ना, तो उसकी फोकस पास में आ जाता है, छोटा हो जाता है, फोकल लेंथ घट जाती है। जब लेंस पतला हो जाता है तो उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। अब देखो, ये जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, इसे कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, दिस लेयर इज कॉल्ड कॉर्निया। ओके, हाँ, यही लेयर जो यहाँ जा रही है बाहर, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। तो कॉर्निया के ऊपर प्रश्न ऐसा आया हुआ है कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर जहाँ से लाइट पहली बार आंख के अंदर एंटर करती है, उस लेयर का नाम क्या है, कॉर्निया। ठीक है, ऑप्शंस में दे रखा था प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया वगैरह वगैरह। तो ये आंसर है, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इस प्रकार का प्रश्न बनता है इससे। उसके बाद जैसे ये लेंस हो गया, लेंस के अंदर आप किसी की भी आंख में देखोगे तो आपको दो गोले दिखाई देते हैं, एक बड़ा गोला दिखाई देता है और एक उसके बीच में छोटा गोला दिखाई देता है। ये जो बड़ा गोला है ना बाहर, ठीक है, ये आइरिस कहलाता है। इस बड़े गोले को क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। ये भी मसल से बना हुआ है, मसल्स से। और ये एक अंदर गोला होता है छोटा वाला, इसको बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, मेन काम इसी का है। खैर, दोनों का अपना अपना काम है, लेकिन जो आंख के अंदर लाइट एंटर करेगी ना, है ना, वो करेगी प्यूपिल से होते हुए। और प्यूपिल की साइज को छोटा बड़ा कौन करता है, आइरिस। जब आप धूप में जाते हो, यानी जहाँ प्रकाश ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये प्यूपिल की साइज को क्या कर देता है, घटा देता है। और जब आप अंधेरे में जाते हो, जहाँ आपको अधिक प्रकाश की आवश्यकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश आपकी आंखों में रेटिना पर गिरे और आपको इमेज साफ दिखाई दे बाहर की, तो उसके लिए ये क्या करता है कि ये पीपल की साइज को बढ़ा देता है, आइरिस। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब अंधेरे में जाओगे तो आपकी पीपल की साइज बड़ी हो जाएगी, और जब बाहर जाओगे, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में या कहीं भी रोशनी वाली जगह पर, तो वहाँ आपकी पीपल की जो साइज है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमें उतने ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, साफ साफ देखने के लिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। इंपॉर्टेंट चीज़ अगली ये है कि दो प्रकार के ह्यूमर होते हैं, लिक्विड होते हैं। ठीक है, एक तो होता है विट्रस ह्यूमर, जो कि आई बॉल के शेप को मेंटेन करता है, क्योंकि आपको पता है कि हर लिक्विड जिस भी पात्र में रखा जाएगा उसकी दीवारों पर फोर्स लगाता है। क्लियर है ना? तो ये भी आई बॉल की दीवारों पर फोर्स लगाता है और आई बॉल के शेप को मेंटेन रखता है। क्लियर है? तो इसका काम क्या है, विट्रस ह्यूमर का काम क्या है, आई बॉल की शेप को मेंटेन रखना। क्लियर है? एक और लिक्विड होता है एक्वेस ह्यूमर। एक्वेस ह्यूमर कहाँ पर है, ये रहा प्यूपिल, सॉरी, आपका लेंस जो है, लेंस और कॉर्निया के बीच में ये जो है जगह, यहाँ पर ये फील्ड रहता है एक्वेस ह्यूमर। क्लियर है? तो इस चीज़ को ध्यान रखना, दो प्रकार के लिक्विड होते हैं आई के अंदर। उसके बाद ये जो आपका लेंस है, ये सिलेरी मसल्स द्वारा छोटा बड़ा किया जा सकता है। क्लियर है? तो ये प्रश्न भी आया हुआ है कि लेंस की साइज को मेंटेन कौन करता है, तो वो करता है, चेंज कौन करता है, सिलेरी मसल्स। ठीक है, आइरिस जो मसल्स होती हैं वो प्यूपिल की साइज को मेंटेन करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये हो गया आपका आई। आई इस प्रकार से होती है। ठीक है, अब आई के अंदर पहला टॉपिक आता है एकोमोडेशन ऑफ आई। अच्छा, दो चीज़ें और बता देता हूँ कि जब भी बाहर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उससे लाइट आएगी, पीपल से होते हुए आपके अंदर एंटर करेगी आंख के अंदर, और आंख के अंदर फिर वो लाइट यहाँ पर गिरेगी। ये जो
पर्दा होता है पीछे, आँख के पीछे, इसे बोलते हैं रेटिना। रेटिना के अंदर लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं जो कि प्रकाश के गिरने पर, जब प्रकाश उनके ऊपर गिरता है तो वो एक्टिवेट हो जाती हैं। ओके, और एक इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजती है जो कि ऑप्टिक नर्व से होता हुआ आपके माइंड के पास जाता है, और माइंड को ये बताता है कि भैया जो बाहर इमेज है, बाहर जो ऑब्जेक्ट है ना, वो ऐसी ऐसी दिखाई दे रही है। आ गया समझ में? और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, रेटिना के ऊपर जो इमेज बनेगी वो हमेशा उल्टी बनती है। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी इमेज बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है रेटिना पर। क्यों बनती है रियल इन्वर्टेड? क्योंकि भैया ये लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस है, और हमने पढ़ा है कि कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है ना। यानी 6 में से 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, और एक केस के अंदर वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है। ये मैंने आपको पिछले सिखाया है, पिछले चैप्टर के अंदर। क्लियर है ना? चलो, तो ये हो गया आई के बारे में। अब बात करते हैं एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अकोमोडेशन ऑफ आई। अकोमोडेशन ऑफ आई लेंस। ठीक है, या फिर इसे बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। यहां लिख दूं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। देखो, सिंपल सी चीज है, जब आप पास की चीज को देख रहे हो, जब कोई चीज आपके पास में रखी है, आंख के पास में कोई चीज रखी है और उसे आप देख रहे हो, तो आपकी जो आंख का जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ छोटी होनी चाहिए ताकि वो चीज आपको साफ दिखाई दे। क्लियर है? और अगर आप कोई दूर की चीज देख रहे हो ना, तो आपकी फोकल लेंथ बड़ी होनी चाहिए ताकि आपको वो चीज दिखाई दे। सिंपल सी बात है। यानी जब भी आप किसी दूर की चीज को देखते हो, तो तो सीलियरी मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? सीलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। उनके रिलैक्स होने से आपका जो लेंस है वो पतला हो जाता है, और लेंस पतला हो जाएगा मतलब उसकी फोकल लेंथ बढ़ गई, तो आप दूर वाली चीज क्लियरली देख पाओगे। ठीक है ना? सिंपल सी बात है। तो इस चीज को ध्यान रखना, जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स होंगी, है ना, रिलैक्स होंगी का मतलब क्या? देखो, ये मसल्स है, मान लो ये इनकी लंबाई है, ठीक है। रिलैक्स होने का मतलब ये इसी शेप में रहे। क्लियर है? और स्ट्रेच होने का मतलब क्या है कि ये अपनी लंबाई को इस तरीके से बढ़ा ले। तो जब इन मसल्स को लेंस की साइज छोटी करनी होगी, तब ये खुद को क्या करेंगी? स्ट्रेच करेंगी, फैलाएंगी। क्लियर है ना? इस तरीके से। और जब इन मसल्स को लेंस की साइज बड़ी करनी होगी, ठीक है, तो यानी कि लेंस को पतला करना होगा, तो ये ऊपर की तरफ यानी कि रिलैक्स होंगी। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर है? तो ये चीज है, ये मैं बाद में लिख दूंगा नोट्स के अंदर, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब अगली चीज, हाँ मैं बता रहा था कि जब आप दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आपकी फोकल लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। फोकल लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है कि आपका जो लेंस है वो कैसा होना चाहिए? पतला होना चाहिए। क्लियर है? जब आप पास की चीज़ देखते हो तो आपकी फोकल लेंथ छोटी होनी चाहिए, मतलब लेंस मोटा हो जाना चाहिए। आ गया समझ में? तो जब आप पास की चीज़ देखते हो तो लेंस मोटा हो जाता है, और जब दूर की चीज़ देखते हो तो लेंस पतला हो जाता है, उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। और ये लेंस की फोकल लेंथ में जो चेंज होता है, यही पावर ऑफ अकोमोडेशन कहलाती है। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के अनुसार लेंस अपने आप को छोटा बड़ा कर लेता है। ये काम कौन करता है? सिलियरी मसल्स करती हैं। ठीक है, एंड दिस थिंग इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्लियर है? अब जो दो चीज़ें मैंने तुम्हें बताई है ना, कि कब लेंस की साइज बड़ी होगी तो क्या होगा, और छोटा होगा तो क्या होगा, उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स होती हैं, ये इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है ना। ध्यान देखो, जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स होंगी यानी नॉर्मल शेप में आएगी, तो क्या होगा? तो आपका जो लेंस है वो कैसा हो जाएगा? मोटा हो जाएगा, सॉरी पतला हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है। दूसरा, जब ये स्ट्रेच होंगी, स्ट्रेच
ठीक है, तो आपका लेंस कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। अब जब पतला हो गया तो इसकी फोकल लेंथ बढ़ गई, मतलब दूर की चीज को देख पाएगा आराम से। जब मोटा हो गया मतलब फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई, और पास की चीज को ये आराम से देख पाएगा। क्लियर है ना? और ये लेंस का छोटा बड़ा होना ही पावर ऑफ अकोमोडेशन कहलाता है। सिंपल सी बात है, क्लियर है। अब ये जो आपका लेंस है, अब ये फोकल लेंथ को घटाएगा। जैसे पास की चीज देखोगे तो मसल्स जो है वो खींचेंगी, है ना, खुद को, और लेंस मोटा हो जाएगा ताकि आप पास की चीज देख पाओ। क्योंकि पास की चीज देख पाने के लिए फोकल लेंथ छोटी होनी चाहिए, जिसके लिए लेंस को भी क्या होना पड़ेगा, मोटा होना पड़ेगा। लेकिन एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा ये लेंस जो है बिल्कुल और ज्यादा नहीं स्ट्रेच हो सकता, है ना। तो एक लिमिट होती है, यानी एक आप जब एक उंगली को, एक आँख को आप बंद करिए और एक उंगली को उस दूसरी आँख के पास में लाइए, ठीक है, तो एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पर आपको ब्लर दिखाई देने लगेगी। तो वो लास्ट डिस्टेंस फ्रॉम योर आई लेंस, ठीक है, जहां पर आपको वो क्लियरली दिखाई देती है वो उंगली, ठीक है, वो उसकी क्या कहलाती है, वो उस आई का नियर पॉइंट कहलाती है। क्या कहलाती है? नियर पॉइंट। कि यही है नियर पॉइंट, इससे ज्यादा और नियर आएगी तो उंगली मेरे को ब्लर दिखाई देने लगेगी, है ना, उससे ज्यादा अकोमोडेशन नहीं कर सकता है आई लेंस। सिंपल सी बात है। तो किसी भी हेल्दी आई के लिए ये जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। और फार पॉइंट क्या होता है? फार पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जहां तक, है ना, यानी दूर वाला वो पॉइंट जहां तक आप साफ साफ देख सको। तो फार पॉइंट जो होता है ना आई का, वो इन्फिनिट पर होता है, इनफाइनाइट पर होता है, इन्फिनिटी अनंत पर होता है, ठीक है। क्योंकि आप दूर की सारी चीजें चाहे वो कितनी ही दूर हो, है ना, वो आपको दिखाई देती है बिल्कुल। यानी कि आपको जो फार पॉइंट होता है एक आंख का, वो बहुत मतलब अनंत पे होता है, इन्फिनिटी पे, है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो नियर पॉइंट है उसकी लिमिट है, उसकी लिमिट है 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो ये हो गया पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब हम पढ़ते हैं आई के जो डिफेक्ट होते हैं उनके बारे में, आई डिफेक्ट्स। आई डिफेक्ट्स देखो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है मायोपिया, या फिर इसको नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, नियर साइटेडनेस। इसका मतलब क्या है? नियर साइट, साइट मतलब दृष्टि, नियर साइट मतलब पास की दृष्टि, मतलब आपको पास की चीज क्लियर दिखाई देती है लेकिन दूर वाली साफ दिखाई नहीं देती है। तो इसमें क्या होता है कि देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा जिससे याद रहेगा तुम्हें। यह है आपका आई का लेंस, ठीक है, और यह है आपका रेटिना। क्लियर है? आई के लेंस को ध्यान में रख के ट्रिक याद रखना। जब भी देखो नॉर्मल आंख के लिए जो फोकस पॉइंट होगा लेंस का, वो कहाँ होगा? यहाँ पर। जो भी किरणें आएंगी लाइट की, वो कहाँ फोकस होनी चाहिए? रेटिना पर होनी चाहिए नॉर्मल आंख के लिए, ताकि रेटिना पे होगी तभी तो हमें वो इमेज दिखाई देगी ना। तो नॉर्मल आंख के लिए जो फोकस पॉइंट होता है वो कहाँ पर होता है? रेटिना पर होता है, ठीक है। लेकिन जब आपकी आई नियर साइटेडनेस से ग्रसित है, नियर साइटेडनेस यानी आपको पास की चीज दिखाई देती है, तो नियर से ध्यान रखना कि आपका जो फोकस पॉइंट है ना नॉर्मल, ये जो फोकस पॉइंट है अब लेंस के नियर आ गया है। लेंस के नियर आ गया का मतलब क्या है कि अब ये रेटिना पर नहीं बन रहा है, बल्कि लेंस के पास यहाँ तो या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ कहीं बन रहा है। आ गया समझ में? तो ये हो गया नियर साइटेडनेस।
यानी आपका जो फोकस पॉइंट था वो लेंस के नियर आ गया है। दूसरा चीज होती है फार साइटेडनेस। उसमें क्या याद रखोगे, सिंपल सी बात है कि आपका जो फोकस पॉइंट है नॉर्मली तो यहाँ बनता है, ठीक है, लेकिन आपका अब जो फोकस पॉइंट है वो रेटिना पन्ना बन के लेंस से दूर चला गया है, मतलब या तो रेटिना के पीछे कहीं बन रहा है, ऐसा। क्लियर है, आगे समझ में? ये सिंपल सी ट्रिक है इसको याद रखने की, इससे आपको आसानी से याद रहेगा कि नियर साइटेडनेस में क्या होता है कि फोकस पॉइंट लेंस के नियर आ जाता है, यानी रेटिना के सामने आ जाता है। और दूसरा फार साइटेडनेस में लेंस के दूर चला जाता है, मतलब रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है, इमेज जो है रेटिना के पीछे बनेगी। चलो इस तरीके से। अब इनको क्योर करने के लिए सिंपल सी ट्रिक है, कुछ भी नहीं है। देखो जब नियर साइटेडनेस में क्या हो गया कि फोकस पॉइंट ना लेंस के पास में आ गया, मतलब यहाँ आ गया, ठीक है, लेकिन आपको चाहिए कहाँ पर, आपको चाहिए यहाँ पर रेटिना के ऊपर। तो आप क्या करोगे, ये जो लाइट की रेज आ रही हैं, फोकस पॉइंट यहाँ है मतलब लाइट की रेज यहाँ आ रही है, आपको उनको कहाँ भेजना है, रेटिना पर भेजना है, तो आपको उनको फैलाना पड़ेगा ना, आपको उनको फैलाना पड़ेगा, डाइवर्ज करना पड़ेगा, और उसके लिए डाइवर्जिंग लेंस लगाओगे। डाइवर्जिंग लेंस कौन होता है, जो लाइट लाइट को फैलाता है, ठीक है, कॉनकेव लेंस लगा दोगे आप। आ गया समझ में? तो आपकी लाइट जो है वो फैल जाएगी, मतलब इस तरीके से, और यहाँ पर बनने लगेगा फोकस, ठीक है, जो आपकी इमेज है वो वापस रेटिना पर बनने लगेगी और आपको चीज़ें साफ दिखाई देने लगेगी। जब आपका, अच्छा मिट गया क्या, फिर वापस बना देते हैं। देखो जब आपका फोकस पॉइंट दूर चला जाए, ठीक है, फार साइटेडनेस में क्या होगा कि यहाँ चला गया, तो अब आपको क्या करना है, लाइट रेस जारी है यहाँ पर, ठीक है, अब आपको उनको और पास में लाना है, अंदर की तरफ मोड़ना है, कन्वर्ज करना है, अंदर की तरफ मोड़ना है, फैलाना नहीं है, इस बार अंदर की तरफ मोड़ना है ताकि वो यहाँ पर बने इमेज। तो अंदर की तरफ मोड़ने के लिए कन्वर्जिंग लेंस यानी कि इस लेंस की, है ना, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिंपल सा मैंने आपको बता दिया है, तो अब आपको ये चीज़ याद रहेगी बिल्कुल, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मैं लिख देता हूँ, मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस में क्या होता है कि जो फोकस पॉइंट है लेंस का, ठीक है ना, जो फोकस पॉइंट है वो रेटिना के आगे बनता है, या फिर सिंपल सी बात है कि लेंस के नियर बनता है, लेंस के नियर आ जाता है। ठीक है, तो इसको वापस दूर भगाने के लिए हमें चाहिए डाइवर्जिंग लेंस, तो इसको दूर भगाने के लिए हमें कॉनकेव लेंस हमें लगाना पड़ता है। नियर साइटेडनेस को क्योर करने के लिए कॉनकेव लेंस लगाना पड़ता है, ठीक है। दूसरी चीज हाइपरमेट्रोपिया यानी कि फार साइटेडनेस। उसमें क्या होता है कि फोकस पॉइंट जो है आपका, वो लेंस से दूर चला जाता है, लेंस से फार चला जाता है, ठीक है। अब आपको इसको वापस पास में लाना है, यानी कि लाइट रेस को आपको क्या करना है, कन्वर्ज करना है। तो इसको सही करने के लिए कन्वर्जिंग लेंस लगाते हैं, ठीक है, जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब दो चीजें और इंपॉर्टेंट हैं, दो चीजें कतई इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान है। मायोपिया में दो केस में मायोपिया हो सकता है, ठीक है, मायोपिया में दो केस के अंदर मायोपिया हो सकता है, नियर साइटेडनेस जो है वो दो केसेस के अंदर हो सकता है। पहला केस,
तो देखो पहला केस ये है कि जब लेंस का कर्वेचर बहुत ज़्यादा हो, लेंस का कर्वेचर बहुत ज़्यादा हो। कर्वेचर का मतलब क्या होता है? मोड़। ये जो मोड़ होता है ना, ये देखो, ये क्या है? कम है, और ये ज़्यादा कर्व है, मुड़ा हुआ है। कर्वेचर ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या है? कर्वेचर ज़्यादा होगा का मतलब क्या है? कि लेंस छोटा हो गया, है ना, मतलब मोटा हो गया। समझ पा रहे हो ना? तो कर्वेचर ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या हुआ? कर्वेचर ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये लेंस है, ठीक है, लेंस इस गोले का हिस्सा है ना। ये अगर लेंस है तो लेंस इस गोले का हिस्सा है, और इसके लिए सेंटर भी छोटा होगा और रेडियस भी छोटी हो जाएगी। क्लियर है ना? कर्वेचर अगर कम हुआ, यानी कि इस प्रकार से, तो उस ये लेंस जो है वो इस गोले का हिस्सा हो जाएगा, और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। आया समझ में? यानी क्या समझे? कि अगर लेंस का कर्वेचर ज़्यादा है, यानी कि वो ज़्यादा कर्व्ड है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा, और इसका मतलब उसकी फोकल लेंथ भी छोटी होगी। फोकल लेंथ छोटी होगी, इसका मतलब क्या है? कि फोकस पास में आ गया। फोकस पास में आ गया, उसे वापस से दूर भेजना पड़ेगा। दूर भेजने के लिए कन्वर्जिंग लेंस, सॉरी, डाइवर्जिंग लेंस लगाओगे, कॉनकेव लेंस। आ गया ना समझ में? यानी पहला केस क्या है कि मायोपिया कब होगा? जब लेंस का कर्वेचर बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि कर्वेचर बहुत ज़्यादा होगा तो फोकल लेंथ छोटी हो जाएगी। ठीक है, यानी फोकस जो है वो नियर आ जाएगा, लेंस के पास आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज इसी के अंदर केस टू केस टू क्या कहता है? जैसे ये आई है ना, अगर अगर आई बॉल एलोंगेटेड हो गई, आई बॉल क्या हो गई? एलोंगेटेड हो गई। यानी ये आई बॉल जो दिख रही है ना तुम्हें, ये जो आई बॉल दिख रही है, ये एलोंगेटेड हो गई, मतलब ऐसी हो गई, इस तरीके से। ये थी पहले वाली, ठीक है। अगर ये ऐसी हो गई, एलोंगेटेड हो गई, इसका मतलब रेटिना कहाँ चला गया? पीछे चला गया। फोकस पहले कहाँ बन रहा था? रेटिना पर बन रहा था। अब क्योंकि रेटिना पीछे हो गया, इसका मतलब ओरिजिनल रेटिना के मुकाबले फोकस कहाँ आ गया? आगे आ गया ना, यानी लेंस के नियर आ गया। तो ये भी हो गया आपका नियर साइटेडनेस। आ गया ना समझ में? यानी केस टू क्या होता है? जब आपकी आई बॉल एलोंगेटेड हो जाए। ठीक है, आई बॉल एलोंगेट हो जाएगी, तो यानी फोकस जो है वो आगे रह जाएगा, रेटिना पीछे चली जाएगी। आ गया समझ में? सिंपल सी बात है। तो उस केस में भी क्या हो जाएगा? नियर साइटेडनेस हो जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया के अंदर भी सेम तरीके से दो केस होते हैं। पहला केस, जब लेंस बहुत पतला है, इसका मतलब यानी रेडियस, सॉरी, फोकल लेंथ जो है लेंस की फोकल लेंथ वो बहुत ज्यादा है। फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब लेंस बहुत पतला होगा। फोकल लेंथ ज़्यादा है ना, यानी वो फार की चीज़ें तो अच्छे से देख पाएगा, लेकिन पास की चीज़ नहीं देख पाएगा, कि उसका फोकल लेंथ जो है, ओरिजिनल फोकल लेंथ वो बहुत ज़्यादा है। समझ गए ना? फोकल लेंथ ज़्यादा है मतलब दूर की चीज़ क्लियरली दिखेगी उसको। ठीक है, सिंपल सिंपल बात है, फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा है उसकी, है ना। या फिर ऐसा कर लो कि जैसे यहाँ मैंने लिखा था ना, लेंस का कर्वेचर बढ़ जाता है, तो वैसे यहाँ पर लिख लो कि लेंस का कर्वेचर घट जाता है। लेंस का कर्वेचर जो है वो बहुत घटा हुआ है, इसका मतलब लेंस जो है वो बहुत लंबा है, पतला है। और जब पतला लेंस होगा, इसका मतलब उसकी फोकल लेंथ दूर हो जाएगी। समझ गए? तो प्रश्न इस पे आएगा, कर्वेचर पर ही आएगा प्रश्न, तो मैं कर्वेचर के हिसाब से ही लिखवा देता हूँ। ठीक है, कि लेंस का कर्वेचर बहुत कम हो जाएगा,
कर्वेचर हो गया कम, मतलब फोकल लेंथ हो गई ज़्यादा। ठीक है, ये केस 1 है आपका हाइपरमेट्रोपिया के लिए। हाइपरमेट्रोपिया के लिए केस 2, जब आपकी आईबॉल स्मॉल हो जाए। आईबॉल स्मॉल हो जाए का मतलब क्या है कि ये आई लेंस है और ये आपकी है आईबॉल। ठीक है, आईबॉल स्मॉल हो गई मतलब आईबॉल ऐसी हो गई। और ये जो था मेन फोकस यहाँ पर था आपका रेटिना पर। जब आईबॉल छोटी हो गई इसका मतलब रेटिना आगे आ गई, रेटिना आगे आ गई, फोकस पीछे ही रह गया। यानी अब इस हिसाब से, इस आंख के हिसाब से देखोगे तो फोकस जो है वो रेटिना से पीछे चला गया ना, लेंस से दूर चला गया, यानी फार साइटेडनेस हो गई। समझ में आ रहा है ना? तो आपकी जब आईबॉल छोटी हो जाती है इस तरीके से, है ना, छोटी मतलब इस तरीके से छोटी हो जाती है, मतलब ऐसी हो जाती है, ऐसी। समझ पा रहे हो ना? तो फिर क्या हो जाएगा आपका, फार साइटेडनेस हो जाएगा, क्योंकि फोकस जो है वो लेंस से दूर चला गया। तो इसको क्या कहते हैं, eyeball becomes too small, eyeball becomes too small। eyeball बहुत छोटी हो गई है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये दो केसेस होते हैं, इनको ध्यान में रखना, इससे प्रश्न बनता है और घूम जाते हैं लोग। तो घूमना नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। क्लियर है? तो दोनों के ये दो केसेस आपको ध्यान में रखने हैं। ये हो गए आपके आई डिफेक्ट्स। है ना, इस चैप्टर का ऐसा टॉपिक जिसपे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये आपका हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक और आई डिफेक्ट है, लेकिन वो पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको कि नियर पॉइंट और फार पॉइंट पे भी प्रश्न बनते हैं और कंफ्यूजिंग होते हैं ये प्रश्न। तो इनको ध्यान रखना, नियर पॉइंट और फार पॉइंट कैसे बनेंगे प्रश्न। प्रश्न ऐसे बनता है कि जो आपका नियर साइटेडनेस होता है ना, नियर साइटेडनेस, उसमें क्या हो रहा है, देखो नियर साइटेडनेस में क्या हो रहा है कि आपको सिर्फ पास की चीज सही दिख रही है, दूर की चीज नहीं दिख रही। इसका मतलब क्या है कि आपका जो देखो नॉर्मल आई जो था ना, उसका फार पॉइंट जो था वो इन्फिनिटी पे था। ठीक है, यानी आपको बहुत दूर की चीजें भी बिल्कुल साफ दिखाई देती थी, है कि नहीं? हालांकि वो छोटी दिखती थी लेकिन साफ दिखती थी, अभी भी आप देख सकते हो। ठीक है, यानी आपका जो फार पॉइंट था, नॉर्मल आई के लिए आपका जो फार पॉइंट था ना वो इन्फिनिटी पे था। लेकिन नियर साइटेडनेस का मतलब क्या हो गया कि आपको बस पास की चीजें साफ दिखती है, दूर की चीज नहीं दिखती। मतलब आपका जो फार पॉइंट है ना वो अब पास में आ गया है, कि आपको जो इन्फिनिटी तक चीजें साफ दिखती थी वो अब इन्फिनिटी तक नहीं दिखती है, वो 20 या 30 मीटर तक ही अब आपको साफ दिखाई देती है, उससे दूर आपको दिखाई नहीं देता। इसका मतलब आपका जो फार पॉइंट था वो नियर आ गया। समझ में आ गई? तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं जो कि घुमा देते हैं, तो इनको ध्यान रखना। ठीक है, अगली चीज फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस में क्या हो रहा है कि आपको दूर की चीज साफ दिख रही है ना, पास की नहीं। इसका मतलब क्या है, देखो नॉर्मल आई के लिए आपको पास में रखी हुई जो चीज 25 सेंटीमीटर रखी होती थी वो आपको साफ दिखती थी नॉर्मल आई के लिए, लेकिन अभी वो 25 मीटर पे आपको साफ नहीं दिख रही है। ठीक है, पास की चीज आपको साफ नहीं दिख रही है, आपको पास की चीज साफ नहीं दिख रही है। इसका मतलब क्या है कि आपको जो पास वाला पॉइंट था ना, जो 25 सेंटीमीटर था आई से, वो अब दूर चला गया है। इसका मतलब आपका नियर पॉइंट जो है वो दूर चला गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, तो ये आपको चीज़ें कंफ्यूज नहीं करेगी। क्लियर है? आगे समझ में या नहीं आया बताओ? आ गया ना, या एक बार वापस समझाऊं?
चलो एक बार वापस से देख लो। एक नॉर्मल आई के लिए जो नियर पॉइंट होता है, नियर पॉइंट, नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब अगर ये आई लेंस है तो यहाँ से 25 सेंटीमीटर दूरी पर जो भी चीज़ होगी वो आपको साफ दिखाई देगी। उसके बाद यानी उसके उससे ज़्यादा पास लाओगे तो फिर वो चीज़ आपको ब्लर दिखने लगेगी, है ना। आप अपनी नॉर्मल, आप अपनी हाथ की किसी उंगली को आप देखो, ठीक है। तो जब आप उंगली को पास लाओगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, उसके बाद वो आपको ब्लर दिखाई देगी। तो वो जो पॉइंट जिसके बाद वो ब्लर हो जाती है ना, वो आपका नियर पॉइंट है, ठीक है। अब जब आप कह रहे हो कि आपको क्या हो गया है, आपको फार साइटेडनेस हो गया है, यानी आपको दूर की चीजें साफ दिखती है लेकिन पास की नहीं दिखती। इसका मतलब जो पास की चीज जो 25 सेंटीमीटर में आपको साफ दिख रही थी, वो आपको 25 सेंटीमीटर साफ नहीं दिख रही है, आपको दूर जाके वो साफ दिख रही है। इसका मतलब आपका जो नियर पॉइंट था ना 25 सेंटीमीटर, वो अब दूर पे चला गया है, दूरी पे चला गया है। नियर पॉइंट यहाँ आ गया है, यानी सबसे नियरेस्ट पॉइंट ये होगा जहां आपको वो चीज साफ दिखेगी। इससे पास आएगा तो आपको ब्लर दिखाई देगा, ठीक है। क्लियर है? यानी आपको जो नियरेस्ट पॉइंट जो 25 था वो बढ़ गया है और दूर चला गया है। कॉमन सेंस है, ठीक है। और दूसरी चीज, जो आपकी नॉर्मल आई होती है उसके लिए जो आपका फार पॉइंट होता है, फार पॉइंट, वो इन्फिनिटी पे होता है। यानी अगर आप आंख उठाकर आसपास देखोगे तो दूर दूर की जो चीजें हैं वो आपको छोटी दिखाई देंगी लेकिन आपको साफ दिखाई देगी, ब्लर नहीं दिखेगी। यानी आपका जो फार पॉइंट होता है नॉर्मल आई का, वो इन्फिनिटी पे होता है, ठीक है। लेकिन जब आप कह रहे हो कि मेरे को नियर साइटेडनेस हो गया है, नियर साइटेडनेस यानी आपको नियर की चीजें ही साफ दिखाई देती है, आपको बस नियर की चीजें ही साफ दिखाई देती है। मान लो ये आई लेंस है तो आपको बस नियर की चीजें ही साफ दिखती है, ठीक है, दूर की नहीं दिखती। इसका मतलब जो दूर की चीजें आपको साफ दिख रही थी, जो आपका फार पॉइंट इन्फिनिटी पे था ना, वो अब इन्फिनिटी पे नहीं रहा, वो अब आंख के पास आ गया है, ठीक है। क्लियर है ना? सिंपल सी बात है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें घूमना नहीं है। मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है इस चीज को। क्लियर है? अगली चीज इसके अंदर जो है, थर्ड आपका जो आई डिफेक्ट होता है, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, ठीक है। इसको समझना बहुत सिंपल है। ये क्यों होता है कि बुढ़ापे के अंदर एजिंग के कारण जो लेंस का पावर ऑफ एकोमोडेशन है, वो वीक हो जाता है। यानी लेंस अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाता, पावर ऑफ अकोमोडेशन वीक हो जाता है एजिंग के कारण। इसीलिए, है ना, तो ज़्यादातर क्या होता है बुढ़ापे में लोगों को पास की चीज़ें साफ है ना, उन्हें उन्हें पढ़ने में दिक्कत आती है, पास की चीज़ें साफ नहीं दिखती, है ना। पास की चीज़ें साफ नहीं दिखती, इसका मतलब क्या हो गया कि उनको फार साइटेडनेस हो गया है ना। पास की चीज़ साफ नहीं दिखती, मतलब दूर की दिखती है, तो फार साइटेडनेस हो गया उन्हें। क्या हो गया? फार साइटेडनेस हो गया। इसका मतलब उनका जो नियर पॉइंट है ना, वो दूर चला गया है। पहले उनको 25 सेंटीमीटर की चीज साफ दिखती थी, 25 सेंटीमीटर तक, अब उनको 25 नहीं, दूर की दिखती है, 25 से दूर की। मतलब उनका जो नियर पॉइंट जो 25 पे था ना, वो अब दूर चला गया। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब किन्हीं लोगों में तो इसको क्योर करने के लिए आप क्या लगाओगे? फार साइटेडनेस है तो उसको क्योर करने के लिए आप क्या लगाओगे? कॉन्वेक्स लेंस लगाओगे, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। हम्म देखो, फार साइटेडनेस यानी पॉइंट फार चला गया, कॉन्वेक्स, यस सही है। देखो, तो ये हो गया फार साइटेडनेस। किन्हीं लोगों में क्या होता है कि दोनों चीजें एक ही साथ हो जाती है, फार साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस दोनों एक ही साथ हो गए। तो क्या करेंगे? तो फिर उनमें बायफोकल लेंस लगाते हैं आप। बायफोकल लेंथ का मतलब कॉन्वेक्स भी लगा दोगे
और कॉनकेव भी लगा दोगे उनके चश्मे के अंदर, तो इस पे प्रश्न ये बनता है कि जो आपका चश्मा होता है ना, उसमें अपर पार्ट में कौन सा लेंस लगाओगे और लोअर पार्ट में कौन सा लेंस लगाओगे। तो इसमें याद नहीं रखना है, इसमें सिंपल सी चीज सोचो कि जब आप दूर की चीजें देखोगे तो आप अपनी आंखें ऊपर उठाओगे ना, आंखें ऊपर उठाओगे, ठीक है। तो यानी अगर आपको दूर की चीज देखनी है साफ साफ, तो आपको अपनी आंखें ऊपर उठानी पड़ेगी, और आपको दोनों बीमारियां हो गई है, यानी आपको नियर साइटेडनेस भी हो गया है और फार साइटेडनेस भी हो गया है। तो जब आप फार साइटेडनेस में, आप है ना, नियर साइट, आप दूर की चीज साफ देखना चाहते हो, ठीक है, जब आप दूर की चीज साफ देखना चाहते हो तो आप आके ऊपर उठाओगे, और आपको साफ नहीं दिखती वो दूर की चीज, इसका मतलब आपको नियर की चीज साफ दिखती है, नियर साइटेडनेस है। और नियर साइटेडनेस क्योर करने के लिए आप कौन सा लेंस लगाते हो, कॉनकेव लेंस लगाते हो। इसका मतलब जब आप दूर की चीज देखना चाहोगे तो आपको आंखें उठानी पड़ेगी, तो कॉनकेव लेंस आपको ऊपर लगाना पड़ेगा आंखों के अंदर। जो चश्मा होगा ना, कॉनकेव लेंस आप ऊपर लगाओगे, क्यों, क्योंकि कॉनकेव लेंस ही आपको दूर की चीजें देखने में हेल्प करता है, क्योंकि ये नियर साइटेडनेस को क्योर करता है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। यानी कॉनकेव लेंस ऊपर लगाओगे, और अगर आपको पास की चीज देखनी है तो आप अपनी आंखें झुकाओगे ना, इसका मतलब पास की चीज देखनी है। अब आपको देखो पास की चीज साफ नहीं दिखती, यानी आपको फार साइटेडनेस है, तो फार साइटेडनेस के लिए आप कौन सा लेंस लगाते हो, कॉन्वेक्स लेंस। तो इसको आप कहाँ लगाओगे, इसको आप लगाओगे नीचे वाले हिस्से पर, चश्मे के नीचे वाले हिस्से पर आप लगाओगे कॉन्वेक्स लेंस, ताकि आपको जब नजरें झुकाओगे तो आपको पास की चीज साफ दिखे, ठीक है, और जब नजरें उठाओगे तो आपको दूर की चीज साफ दिखनी चाहिए, तो ऊपर वाले हिस्से में आप लगाते हो कॉनकेव लेंस। आ गया समझ में। तो इस चीज को ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल सा लॉजिकल चीज है। अब आगे चलते हैं। ये हो गया बाइफोकल लेंथ का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो चश्मे के अपर पार्ट में आप लगाओगे, है ना, मैंने आपको याद रखना, क्या समझा दिया मैंने आपको, याद नहीं रखना ये चीज, ठीक है ना। तो अपर पार्ट में आप लगाओगे कॉनकेव लेंस, और लोअर पार्ट में आप लगाओगे कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखते हैं क्या बोलते हैं, प्रिज्म, ठीक है। चलिए, तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रिज्म। तो पहले हम पढ़ते हैं लाइट का रिफ्रैक्शन, ठीक है। प्रिज्म के द्वारा लाइट का रिफ्रैक्शन किस प्रकार होता है। तो ये मान लो कि प्रिज्म है, प्रिज्म क्या होता है, ऐसा एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ बना रहा हूँ। बहुत ही बेकार बना है, लेकिन इसको इमेजिन कर लो आप, ठीक है। और इसका आगे वाला प्रश्न मैं ले रहा हूँ, उससे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। ये मैं इसका आगे वाला हिस्सा ले रहा हूँ, और जब आप लाइट गिराओगे यहाँ पर, जब आप यहाँ पर लाइट इंसिडेंट होती है प्रिज्म की किसी सरफेस पर, ठीक है ना, तो वो इस तरीके से, क्योंकि ये ग्लास से बना हुआ है, जब लाइट एयर से ग्लास में जाएगी तो नॉर्मल के पास मुड़ जाएगी। अब इस लाइन पर, इस सरफेस पे नॉर्मल कौन सा है, ये हो गया नॉर्मल 90 डिग्री, ठीक है, नॉर्मल के पास मुड़ जाएगी। मतलब नॉर्मली अगर नॉर्मल नहीं होता तो लाइट ऐसे जाती, लेकिन अब ये नॉर्मल के पास मुड़ जाएगी, मतलब इस तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है, तो वो ऐसे हो जाएगी। आ गया समझ। अब वापस जब ग्लास से बाहर निकल रही है, अब ये लाइट इस तरीके से आ रही है, जब ग्लास से बाहर निकलेगी, एयर में जाएगी, तो डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। अब इस सरफेस पे नॉर्मल कौन सा है, ये है 90 डिग्री, ठीक है ना। अब अगर मान लो ग्लास ही होता आगे तो लाइट ऐसे जाती, लेकिन ग्लास है नहीं, तो ये नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगी। ये लाइट ये है, नॉर्मल से दूर चली जाएगी, मतलब थोड़ी सी और दूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये लाइट कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। आ गया समझ में, इस तरीके से ये, तो ये लाइट जो है फाइनली इस प्रकार से बाहर निकल जाएगी। तो दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, फ्रॉम प्रिज्म, इस प्रकार से रिफ्लेक्शन होता है। आ गया समझ में। अब यहाँ पर देखो, ये जो फर्स्ट लाइट हमने अंदर भेजी थी ना,
उसका पाथ कौन सा है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये। और जो फाइनल लाइट बाहर निकली लाइट वो ये रही, है ना। इन दोनों में कितना वेरिएशन है, इन दोनों में कितना वेरिएशन है। देखो इस लाइट को, ये जो फाइनल लाइट बाहर निकल रही है ना, ये इसको मैं थोड़ा सा पीछे बढ़ाता हूँ, पीछे मतलब अगर मैं इसको लेके जाऊंगा तो यहाँ मिलेगी। मतलब कि ये जो लाइट थी वो इतनी मुड़ गई है, ठीक है ना। प्रिज्म के बीच में आने से लाइट इतना डेविएट हो गई है, तो इसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन डी, ठीक है, ध्यान रखना। और जिन दो सरफेसेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी ये सरफेस, जिसको मैं नाम दे देता हूँ सरफेस ए बी और सरफेस ए सी, ठीक है। जिन दो सरफेसेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है उन सरफेसेस के बीच का जो एंगल है इसे प्रिज्म एंगल कहते हैं, ठीक है, प्रिज्म कोण। आ गया समझ में, क्लियर है। तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म या फिर प्रिज्म एंगल, एंगल ऑफ द प्रिज्म, क्लियर है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ अगर आपको पूछे कि किसी प्रिज्म में कितनी बार रिफ्रैक्शन होता है, तो 1 2 बार, ठीक है। अब जब न्यूटन भैया न्यूटन भैया न्यूटन भैया ने जब प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट डाली तो न्यूटन भैया ने देखा कि उसमें से 7 रंग निकले, क्लियर है। तो ये भी हम यहीं पर न्यूटन का एक्सपेरिमेंट कर ही रहते हैं, ठीक है। न्यूटन भैया ने क्या किया कि एक प्रिज्म लिया, ठीक है, फ्री बैठे थे तो उन्होंने एक प्रिज्म लिया और वाइट प्रकाश, वाइट लाइट उन्होंने प्रिज्म के एक सरफेस पे इंसिडेंट की। तो उन्होंने देखा, उन्हें पता था कि इस तरीके से लाइट मुड़ेगी और लाइट यहाँ से बाहर निकलेगी। तो जब लाइट बाहर निकली तो उन्होंने पाया कि एक लाइट नहीं थी, उन्होंने भेजी थी एक वाइट लाइट, लेकिन निकली 7 तरह की लाइट्स। ठीक है, और ये आपको इस प्रकार का एक स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, न्यूटन भैया को एक ऐसा स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, ठीक है। अब ये स्पेक्ट्रम का जो ये जो स्पेक्ट्रम की जो लाइनें थी ना, इनका जो रंग था वो इस प्रकार से था, विबग्योर, जो आपको आपने पढ़ा भी होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, विबग्योर, ठीक है। अच्छा एक चीज भूल गया हूँ क्या मैं, VIB होगा ना यहाँ पर, ब्लू हो जाएगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज, येलो, अरे यार वापस करते हैं इसको, ऐसे लिखता हूँ ना, विबग्योर, ठीक है ना। तो ये थी वायलेट लाइट और सबसे लीस्ट मुड़ने वाली लाइट जो थी ये थी रेड लाइट। तो वो लाइट जो सबसे कम बेंड हुई थी, है ना, जब आप एंगल ऑफ डेविएशन देखोगे यहां से आप ये लाइट ऐसे निकालोगे सीधी, एक सेकेंड, ठीक है। ओके, और जब इस लाइट को आप पीछे बढ़ाओगे ना, वायलेट वाली को, तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन देखोगे आप, ये है रेड का और ये है वायलेट का। तो ज्यादा डेविएट कौन सी लाइट हुई है, वायलेट वाली, है ना। तो वायलेट वाली लाइट सबसे ज्यादा डेविएट होती है अपने पाथ से, रेड वाली सबसे कम होती है। तो डेविएशन का जो ये क्रम है वो इस प्रकार से है, ठीक है। विबग्योर सबसे ज्यादा डेविएटेड, ठीक है, वायलेट यानी कि सबसे कम डेविएटेड रेड है। तो ये जो क्रम है वो बढ़ते क्रम में इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। अब देखो न्यूटन भैया ने जब ऐसे प्रिज्म को रखा और जब उन्होंने लाइट गुजारी तो उन्हें पता चला कि यार चलो 7 रंग मिल गए मेरे को, ठीक है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक और प्रिज्म रख दूं तो मेरे को और 7 रंग मिल जाएंगे।
तो उन्होंने एक प्रिज्म को और वापस एक प्रिज्म को और रखा है उन्होंने इस तरीके से। उन्होंने एक और प्रिज्म को ऐसे रखा, तो उन्होंने देखा कि यार कुछ हुआ ही नहीं, जो 7 रंग आ रहे थे वही थे 7 रंग, और तो ज्यादा रंग मिले ही नहीं उनको। तो फिर उन्होंने क्या किया, इस प्रिज्म को उल्टा रख दिया इस तरीके से। और जब उन्होंने इस प्रिज्म को ऐसे रखा है ना, बिल्कुल पास में, अब ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, इसको सही बनाऊं क्या मैं? एक काम कर देते हैं, इसी को उल्टा कर देते हैं, ठीक है। देखो, तो जब उन्होंने इस प्रकार से प्रिज्म को उल्टा रख दिया ना, तो उन्हें 7 रंग के बजाय वापस जो व्हाइट लाइट उन्होंने भेजी थी, वो व्हाइट लाइट वैसी की वैसी उन्हें वापस मिल गई। यानी उन्होंने जब प्रिज्म से ज़्यादा रंग प्राप्त करने के प्रयास किया, तो उन्हें बल्कि एक ही व्हाइट लाइट मिल गई वापस। आ गया समझ में? तो ये झोल हो गया था न्यूटन भैया के साथ। तो उनको वापस व्हाइट लाइट मिल गई, और व्हाइट लाइट जो मिली थी ना उन्हें, वो वैसी ही मिली थी, पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। जो इंसिडेंट रे उन्होंने गुजारी थी, ठीक है, उसी के पैरेलल उनको व्हाइट लाइट मिली थी। ये जो इंसिडेंट रे आ रही है ना, इसके पैरेलल उनको व्हाइट लाइट मिली। क्लियर है? और उसे उन्होंने एक स्क्रीन के ऊपर प्राप्त किया, पर्दे के ऊपर प्राप्त किया। आगे समझ में? तो ये न्यूटन भैया के साथ ये झोल हो गया था। वो 7 रंगों को और तोड़ना चाहते थे, लेकिन नहीं हो पाया। ये जो एक व्हाइट लाइट का उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि 7 रंगों में टूटना, इसे डिस्पर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्पर्जन कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है। अब स्पेलिंग थोड़ी सी वो कर देना, लिखने में थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाता है, तो मैं वापस से लिख ही देता हूँ फिर कि व्हाइट लाइट डिस्पर्जन। ठीक है। डिस्पर्जन क्या कहलाता है कि व्हाइट लाइट का उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में यानी 7 कलरों में टूट जाना डिस्पर्जन कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया आपका प्रिज्म। अब जब प्रिज्म से ये जो 7 रंग निकले हैं ना विबग्योर, उनमें आपको पता है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की होती है। यानी जब आप देखोगे तो वेवलेंथ के बढ़ते क्रम में है ये जो इस प्रकार विबग्योर जो लिखे हुए हैं, वो वेवलेंथ के बढ़ते क्रम में। ठीक है। और वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी डिक्रीज होगी, यानी एनर्जी के डिक्रीज होते हुए क्रम में है ये। एनर्जी के डिक्रीज होता हुआ क्रम है ये, एनर्जी का वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम है ये, और एनर्जी का डिक्रीज होता हुआ क्रम है। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखना। उसके बाद ये जो स्पेक्ट्रम आया, ठीक है, ये स्पेक्ट्रम इस प्रकार से उन्होंने न्यूटन भैया ने प्राप्त किया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं क्या बोलते हैं रेनबो का फॉर्मेशन। ठीक है। रेनबो का फॉर्मेशन पे भी अच्छे प्रश्न आते हैं कि कितनी बार रिफ्लेक्शन होता है, कितनी बार रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है। और ये चीज भी बहुत अच्छी है, तो इसको भी जान लेते हैं। तो अगला हम पढ़ने वाले हैं रेनबो। अगला हम पढ़ने वाले हैं रेनबो। अब देखो ये जो प्रिज्म है ना, प्रिज्म में हमने जब व्हाइट प्रकाश डाला तो हमें 7 रंग मिले। वैसे ही जब पानी की बूंद होती है, वो भी बारिश की बूंद जो है वो प्रिज्म का ही काम करती है। जब उस पर सनलाइट गिरती है, जब उस पर सनलाइट गिरती है तो पहली बात जब सनलाइट एयर से पानी के अंदर जा रही है, ठीक है, यानी क्या होगा, मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन होगा, और वो सनलाइट जो है वो मुड़ जाएगी, इस तरीके से मुड़ जाएगी। अब इस प्रकार जब वो पानी की बूंद में अंदर पानी की बूंद की सरफेस से भिड़ती है, तो कुछ लाइट तो बाहर निकल जाएगी, लेकिन कुछ लाइट जो है वो अंदर ही मुड़ जाएगी।
और ये इसे बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। और फिर वापस एक बार रिफ्लेक्शन होगा और लाइट बाहर निकल जाएगी। यानी यहाँ पर आप देख रहे हो सनलाइट अंदर गई, ठीक है, एक बार क्या हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, और लाइट आपकी फाइनली वापस से बाहर निकल गई, रिफ्लेक्शन। तो देखो एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक और बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन। तो ये दो बार जो है वो क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है, रिफ्रैक्शन, और एक बार इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि जब भी रेनबो बनता है तो इस प्रकार से बनता है रेनबो। क्लियर है ना, आ गया समझ में, सिंपल सी बात है, ठीक है। और एक और चीज, ये जो रेनबो फॉर्मेशन बनेगा, ये जो रेनबो बनेगा ना, वो ऑलवेज सन के अपोजिट में बनेगा, सन के अपोजिट डायरेक्शन में। यानी अगर सन यहां पर है, ठीक है, तो रेनबो इधर बनेगा, क्योंकि सन रेज जाएगी उसके अंदर से, है ना, यहीं से तो जाएंगी, तो वाटर ड्रॉपलेट्स में जाएंगी और फिर रेनबो बनेगा। तो सन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है ये चीज़, इसलिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो ये, तो रेनबो के ऊपर इस प्रकार का प्रश्न बनता है, खास तो प्रश्न यही बनता है कि कितनी बार रिफ्लेक्शन होता है और कितनी बार रिफ्रैक्शन होता है। तो इस प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है एक तो, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा PYQ किस तरीके से प्रश्न बनता है। अगला आपको पढ़ना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, अगला आपको पढ़ना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होगा कि लाइट का जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है लाइट, ठीक है, तो मीडियम की क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होता है, ठीक है, तो लाइट जो है वो मुड़ जाती है, लाइट की स्पीड चेंज होने से लाइट जो है वो मुड़ जाती है, ठीक है। जब रेयर से डेंसर में जाती है, जब रेयर से डेंसर में जाती है, ठीक है, तो नॉर्मल के पास मुड़ती है, और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है पिछली क्लास के अंदर, है ना, मतलब पिछले वाले चैप्टर के अंदर। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में आप दो चीज़ें देखते हो, पहला आप देखते हो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है। और दूसरी चीज जो आप देखते हो वो देखते हो सूर्योदय, ठीक है, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। बहुत ही सिंपल सा है ये टॉपिक। अब देखो, जो स्टार्स होते हैं, है ना, मान लो कि आप यहां पर खड़े हो, आप यहां पर खड़े हो, ठीक है, ये आपकी आंख है और आप स्टार को देख रहे हो, ये है आपका स्टार, ठीक है, और ये है आपका स्टार। देखो भैया स्टार एक ही है, ये है असली स्टार, ठीक है, जो यहां पर है। और आपके आसपास पृथ्वी का वायुमंडल होगा, पृथ्वी का वायुमंडल, और आपको पता है पृथ्वी की वायुमंडल में स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, बहुत सारी लेयर्स हैं, है ना, और सभी लेयर्स की डेंसिटी अलग अलग है, यानी उनका ऑप्टिकल डेंसिटी भी डिफरेंस होगा। और जो प्रकाश स्टार से आ रहा है वो प्रकाश फाइनली मुड़ जाएगा, यानी प्रकाश ऐसे आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपको क्या लगेगा कि वो ऐसे आ रहा है, यहाँ से आता हुआ आपको दिखाई देगा, तो आपको लगेगा कि तारा यहाँ पर है, बट वो यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ पर है, ठीक है। और क्योंकि आपका जो ये एटमॉस्फेयर है,
इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो लगातार चेंज होती रहती है, तो आपको तारा कभी इधर कभी उधर, है ना, इस तरफ दिखाई देगा इस तरीके से, तो आपको तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। क्लियर है? यस। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के पीछे कौन सी चीज होती है? रिफ्रैक्शन होती है। आपसे क्वेश्चन बस इतना पूछेगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो आंसर आपका क्या होगा? रिफ्रैक्शन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सिंपल सी बात है, बस इतना ही प्रश्न आता है इस पर, ज़्यादा इसको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अगली चीज़ जो है आपका कि सूर्य का पहले दिखाई देना। अब देखो, ये है आपकी अर्थ, ठीक है, ये मान लो ये है अर्थ आपकी। अर्थ के आसपास इसका एटमॉस्फेयर होगा, ये है अर्थ का एटमॉस्फियर। ठीक है, अब 2-4 लेयर्स और बना देते हैं इसकी। ठीक है, तो ये हो गया अर्थ का एटमॉस्फेयर। अब ये अर्थ में मैं थोड़ा सा पेंट कर देता हूँ ताकि थोड़ा अर्थ जो आपका आप इस तरीके से आपको दिखाई दे। तो दिस इज अवर अर्थ, ठीक है ना। अब सन जो है, देखो अर्थ, जब आप अर्थ पे आप खड़े हो तो अर्थ की जो होराइजन होता है, ये रहा होराइजन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होराइजन है। आप खड़े हो यहाँ पर, ठीक है, ये है आपका सिर, ये है आपके पैर, ध्यान रखना, होराइजन है। जब जो आपका सूर्य होता है वो होराइजन से नीचे है, ये है आपका सन। क्लियर है? मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ये है आपका सन, ठीक है। अब यहां से सन से जो लाइट आ रही है, सन से जो लाइट आ रही है इस प्रकार से, जो सन से लाइट आ रही है, सन अभी, है ना, सूर्योदय अभी हुआ नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन सन से जो लाइट रेज आ रही है ना, वो एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, और एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद वो, क्योंकि रिफ्लेक्शन होगा, कि एटमॉस्फेयर की डेंसिटी लगातार चेंज है, लेयर टू लेयर डेंसिटी चेंज होती है, तो ये लाइट रे इस तरीके से मुड़ जाएगी और मुड़कर आपके पास आ जाएगी, आपकी आंखों में दिखाई देगी। आपको लगेगा कि सूर्य कहाँ है। अब देखो, ये तो नहीं दिखेगा ना, क्योंकि आपकी आंखें सीधी देखती है, तो आपको लगेगा कि सूर्य, ये जो लाइट रेज है ना, वो यहाँ से आ रही है, और आपको ये जो सूर्य है, क्योंकि सूर्य के किसी एक हिस्से से तो नहीं आ रही है लाइट, पूरे के पूरे से आ रही है, तो ये पूरा का पूरा सूर्य आपको यहाँ ऊपर दिखाई देता है, कि आपको लगता है कि जो लाइट रेज है वो यहाँ से आ रही है, और आपको सन जो है वो यहाँ दिखाई देता है। यानी सन एक्चुअली में होराइजन के नीचे होता है, ठीक है, फिर भी वो होराइजन के आपको ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। 2 मिनट का डिफरेंस होता है, ये जो डिफरेंस होता है, ठीक है, ये 2 मिनट्स, यानी जब सन असली में यहाँ पर आएगा ना, ठीक है, उससे 2 मिनट पहले ही वो आपको दिखाई देने लग जाता है वहां पर। तो ये जो 2 मिनट का गैप होता है, दिस इज बाय दिस थिंग, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से सनराइज जो है आपको जल्दी दिखाई देता है, और सनसेट जब वापस से उल्टा मान लो, सनसेट जब हो रहा है तो सन जो है वो होराइजन के नीचे जा चुका है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगेगा कि सन यहाँ पर है ऊपर, तो आपको ऊपर दिखेगा। तो सनसेट होने के बाद भी 2 मिनट तक आपको सन ऊपर दिखाई देता है। क्लियर है? और सनराइज होने से 2 मिनट पहले ही आपको सन ऊपर दिखाई देता है। ये क्यों होता है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल सा चीज़ था। उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पिछले चैप्टर में मैंने आपसे स्कैटरिंग के बारे में थोड़ी सी बातचीत की थी, ज़्यादा नहीं, है ना, कि जब लाइट बीम किसी पार्टिकल से भिड़ती है ना, धूल के किसी पार्टिकल से या किसी भी पार्टिकल से, तो वो फैल जाती है। जैसे ये पार्टिकल है, ठीक है, कोई लाइट बीम आ रही है और वो इससे भिड़ी, तो वो ऐसे बिखर जाती है। लाइट का ऐसे बिखर जाना ही स्कैटरिंग कहलाता है। क्लियर है? और क्योंकि ये पार्टिकल लाइट को बिखेर रहा है ना, तो ये जो बिखरी हुई लाइट हमारी आंख में गिरती है, तो जब जिस चीज से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आ रही है ना, वो चीज हमें दिखाई देती है, तो हमें ये पार्टिकल दिखाई देता है। क्लियर है?
यानी अगर ये पार्टिकल बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, तो ये लाइट को फैला नहीं पाएगा। जब लाइट को फैला नहीं पाएगा तो लाइट हमारी आंखों में आएगी नहीं और हमें पार्टिकल दिखेगा ही नहीं। क्लियर है? क्योंकि हम सिर्फ उसी चीज को देखते हैं जिससे टकराकर लाइट हमारी आंखों में गिर रही है। ठीक है ना, सिंपल सी चीज है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले स्पेक्ट्रम बताया था, जिसका क्रम इस प्रकार से था, है ना, विबग्योर। यहां पर इस ब्लू लाइट को और रेड को ध्यान रखना, विबग्योर और रेड लाइट को ध्यान में रखना। यहाँ पर बस दो ही लाइट का गेम है हमारे पास। हमें पता है कि ये वेवलेंथ के बढ़ते क्रम में, ठीक है, ये जो विबग्योर है ये वेवलेंथ के बढ़ते क्रम में है। यानी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? रेड की। और आप देख पा रहे हो कि ब्लू की वेवलेंथ रेड के कंपेरिजन में लो होगी, यानी रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है और ब्लू की क्या है? लो है। ठीक है, छोटी वेवलेंथ है ब्लू लाइट की। तो देखो यहां से आपको एक आंसर मिलेगा कि वाई द आकाश इज ब्लू, हमें स्काई ब्लू क्यों दिखता है? स्काई ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि जब सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है तो हमसे सबसे छोटी डिस्टेंस पे होता है सूर्य। जब सूर्य हमारे सिर के ऊपर है तो हमसे छोटी डिस्टेंस पे होता है, मतलब कम डिस्टेंस पे होता है एज कंपेयर टू जब वो हॉरिजॉन पे होगा। ठीक है। तो जब वो सूर्य हमारे से छोटे डिस्टेंस पे होता है, और आपको पता है कि ज़्यादातर पार्टिकल्स जो होते हैं वो टाइनी होते हैं। एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर पार्टिकल्स टाइनी होते हैं, और टाइनी पार्टिकल्स शॉर्टर वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं। शॉर्टर वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं, टाइनी पार्टिकल्स शॉर्टर वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं। और शॉर्टर वेवलेंथ किसकी है? ब्लू कलर की। इसलिए जो आकाश में टाइनी पार्टिकल होते हैं वो ब्लू कलर को ज़्यादा स्कैटर करते हैं, और जो कलर स्कैटर होगा वही तो हमारी आंखों में आएगा, और हमें आकाश जो है वो कैसा दिखाई देगा? ब्लू दिखाई देगा। ठीक है। सबसे सबसे लो स्कैटरिंग, यानी सबसे लो स्कैटरिंग किसकी होती है? रेड लाइट की होती है। इसीलिए रेड लाइट को, रेड लाइट ये जो सिंबल्स होते हैं, जैसे कि रेड लाइट होती है ना रुकने के लिए, वो जो सिंबल्स हैं या फिर कोई भी साइंस, डेंजर के साइन, वो रेड कलर से बनाए जाते हैं। क्योंकि रेड लाइट की स्कैटरिंग बहुत कम होती है, यानी कि ये फैलता नहीं है और ये दूर तक विजिबल होता है। ठीक है। अगर ब्लू बनाओगे तो ब्लू सिंबल आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ब्लू लाइट तो फैल जाएगी, और जब आप दूर से देखोगे उस सिंबल को तो वो आपको ब्लैक दिखाई देगा या फिर पर्पल दिखाई देगा। ठीक है ना। इसलिए आप सिंबल्स जो बनाते हैं वार्निंग्स के, वो रेड बनाते हैं, क्योंकि रेड जो सिंबल होगा ना वो आपको दूर में भी वो आपको रेड ही दिखाई देगा, क्योंकि उसकी स्कैटरिंग बहुत कम होती है रेड कलर की। आ गया समझ में? यस। और इसी के चलते आपको जो सनसेट और सनराइज जो है वो आपको रेड दिखाई देता है। सनसेट और सनराइज आपको रेड दिखाई देता है, क्योंकि उस वक्त सन आपसे बहुत ज्यादा दूरी पर होता है, और उस दूरी से प्रकाश जब आपके पास आता है ना, तो ब्लू लाइट तो पहले से स्कैटर हो जाती है, खत्म हो जाती है। बचता कौन है? रेड लाइट। तो जो आपकी आंखों में दिखती है वो आपको रेड लाइट दिखती है बस। तो सूर्य से प्रकाश तो वाइट आ रहा होता है, लेकिन आप तक सिर्फ रेड ही पहुंच पाता है, तो इसलिए आपको सनसेट और सनराइज जो है वो रेड दिखाई देते हैं। क्लियर है? तो ये चीज है। तो सिंपल सी चीज है। आगे समझ में? तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होती है? ब्लू लाइट की। सबसे कम स्कैटरिंग होती है रेड लाइट की। ठीक है। वैसे अगर ब्लू से ज़्यादा देखें तो वायलेट की होती है, लेकिन ये हमारे पास केस नहीं है, हमारे पास प्रश्न ब्लू और रेड से ही बनते हैं, इसलिए यही ध्यान रखना। ठीक है। बाकी तो विबग्योर पता ही है आपको, वेवलेंथ के बढ़ते क्रम में। चलिए, ये आपका हो गया चैप्टर फिनिश। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस।
दो चीज़ें और बता देता हूँ, दो चीज़ें और बता देता हूँ कि अगर देखो मैंने कहा कि पार्टिकल बहुत छोटे होंगे तो वो शॉर्टर वेवलेंथ यानी ब्लू लाइट को स्कैटर करेंगे, पार्टिकल थोड़े बड़े हुए तो वो बड़ी वेवलेंथ यानी रेड लाइट को स्कैटर करेंगे, अगर पार्टिकल और बहुत बड़े हुए तो वो वाइट लाइट को स्कैटर करेंगे और आपको जो क्या बोलते हैं वाइट लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे, मतलब सारी लाइट आपको मिल जाएगी, मतलब रेड कलर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, जब पार्टिकल और बड़े हुए ना तो वो सारे ही ब्लू रेड सबको स्कैटर कर देते हैं और आपको जो क्या दिखता है, आपको वाइट कलर दिखाई देता है सिर्फ। ठीक है, क्योंकि सब कुछ भी नहीं होगा तो वाइट होगा। ठीक है, जब सब मिक्स हो जाएगा। उसके बाद पहली दूसरी चीज, जब मान लो कि अगर एनवायरनमेंट नहीं होता, पृथ्वी का अगर एनवायरनमेंट नहीं होता, ठीक है, एनवायरनमेंट नहीं होता तो स्कैटरिंग नहीं होती क्योंकि पार्टिकल्स नहीं होते। लाइट क्योंकि हवा में एनवायरनमेंट नहीं होता, हवा ही नहीं होती, पार्टिकल्स नहीं होते, पार्टिकल्स नहीं होते तो लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती, लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती तो हमें सीधा अंतरिक्ष दिखाई देता। क्या दिखाई देता? अंतरिक्ष। और अंतरिक्ष कैसा होता है? ब्लैक। ठीक है, तो हमें आसमान कैसा दिखाई देता? ब्लैक दिखाई देता। आ गया समझ में? यानी जब पार्टिकल्स होते ही नहीं, मतलब एनवायरनमेंट अगर होता ही नहीं, पृथ्वी का एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमें क्या दिखता? अंतरिक्ष यानी कि आकाश हमें ब्लैक दिखाई देता। इस चीज़ का ध्यान रखना। और क्योंकि अभी एनवायरनमेंट है तो हमें आकाश ब्लू दिखाई देता है। अब हम आते हैं पीवाईक्यूज पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लाइट एंटर द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन, जिसे क्या कहते हैं? कॉर्निया। ठीक है, रेटिना तो वो होती है जिस पर इमेज बनती है, और इमेज कैसी बनती है? रेटिना पर जो इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है, क्योंकि हमारा जो आई लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, और कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, प्यूपिल वो होता है जिससे होकर फाइनली लाइट जो है हमारी आंख के अंदर एंटर करती है। ठीक है, आंख के मतलब लेंस के ऊपर एंटर करती है। आइरिस कौन होता है? जो प्यूपिल को साइज को मेंटेन करता है। क्लियर है? ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। 89, नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट यूज द ग्लास प्रिज्म। आइजैक न्यूटन भैया। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्लास प्रिज्म जो है वो स्प्लिट करता है व्हाइट लाइट को इनटू डिफरेंट कलर्स। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्सन। बिल्कुल सही है, थैंक यू सो मच फॉर द डेफिनेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? रेड लाइट विल डेविएट द मोस्ट। नहीं, रेड लाइट जो होती है वो सबसे कम डेविएट होती है, हमने देखा था डायग्राम के अंदर, है ना। और यहाँ रिफ्लेक्शन तो होता ही नहीं है, रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है ना। वायलेट लाइट विल डेविएट द मोस्ट। बिल्कुल, वायलेट सबसे ज्यादा मुड़ेगी बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। रिफ्रैक्शन यानी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, जब लाइट एयर से ग्लास में एंटर करती है तो उसका मुड़ना। ठीक है, वही तो है रिफ्रैक्शन। सो ये राइट है, राइट है बिल्कुल। ठीक है, अब देखो, रेड लाइट विल डेविएट द मोस्ट। नहीं, ठीक है, गलत। वायलेट लाइट डेविएट द मोस्ट, बिल्कुल। एंड रिफ्लेक्शन नहीं होगा भैया। ठीक है, क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान है, अगर आपने कंसेप्ट देख लिए एक बार तो सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है। आप बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो वो बनाएगा ना तो आपको समझ में आ जाएंगे बिल्कुल इजीली। देखो, व्हेन लाइट इज स्कैटर्ड बाय ए मॉलिक्यूल, जब लाइट एक मॉलिक्यूल वाला स्कैटर होती है, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इज चेंज, जब फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है तो फिनोमेना क्या कहलाता है? दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रमन इफेक्ट। तो चलो इन चारों चीजों को देख लो। रेले स्कैटरिंग क्या होती है? रेले स्कैटरिंग वो होती है जो नॉर्मल स्कैटरिंग की जो हम बात करते हैं, जिसके द्वारा हमें स्काई ब्लू दिखता है ना। ठीक है, तो ये जो होती है ना वो रेले स्कैटरिंग की वजह से होता है। ओके, और यहाँ पर वेवलेंथ चेंज नहीं होती है। यहाँ पर क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज नहीं होती है, ध्यान रखना। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ नो चेंज। ठीक है, नो चेंज ही लिख देता हूं मैं। आ गया समझ में? तो यहाँ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में चेंज नहीं होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? कि जब
है ना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब लाइट गिरती है आपका क्या बोलते हैं पार्टिकल्स पे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, और इसी प्रोसेस का यूज़ किया जाता है आपका उसके अंदर सोलर पैनल्स के अंदर, सोलर पैनल्स के अंदर इसी चीज़ का यूज़ किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ठीक है। तो ये हो गया। अगला है रदरफोर्ड स्कैटरिंग। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आपको पता है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग वो होती है जब अल्फा पार्टिकल्स यानी कि जो हीलियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, हीलियम प्लस, हीलियम 2+, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनको जब एटम पे किसी गोल्ड फॉइल पे उसने रदरफोर्ड ने डाला था इन एटम्स को, तो वो जो एक्सपेरिमेंट था वो रदरफोर्ड स्कैटरिंग तो वहाँ होती है, ठीक है। तो एटम्स के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स का स्कैटरिंग दैट इज कॉल्ड रदरफोर्ड स्कैटरिंग, ठीक है। तो ये तो नहीं है ही नहीं। उसके बाद अगली चीज़ है रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल के ऊपर आप लाइट बीम को डालते हो तो उस मॉलिक्यूल के अंदर जो फोटोन्स होते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स, वो उस लाइट के फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इसलिए इसीलिए फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाती है लाइट की, ठीक है, क्योंकि उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया ना उन्होंने। जब एनर्जी को उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। और इसीलिए ये जो है रमन इफेक्ट होता है। आ गया समझ में? चलो आगे चलते हैं। अब ये देखो, ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स पे कितने क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ये CDS का है, ये NDA का है, ये CDS 2025 लेटेस्ट पेपर का है। और ये अब बताओ इनमें क्या होता है भैया? आपको पता है रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन होता है। चले आगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है और एक सारे क्वेश्चन आते हैं। द फिनोमिना ऑफ रेनबो फॉर्मेशन वाटर ड्रॉपलेट्स इन्वॉल्व्स सिंगल रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट। सिंगल रिफ्रैक्शन होता है क्या? नहीं, रिफ्रैक्शन दो बार देखा था अपन ने, ठीक है। ये लाइट, ये जो थी बूंद थी, यहाँ से आई सनलाइट, यहाँ से आई सनलाइट, एक बार मुड़ी, फिर इंटरनली रिफ्लेक्ट होके फिर एक और बार मुड़ी, ठीक है ना। तो दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा था, एक बार इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा था। तो वन इंटरनल रिफ्लेक्शन बिल्कुल सही है, टू इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं, बोथ रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट सही है, ठीक है। रिफ्रैक्शन भी होगा एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होगा, ठीक है। वन इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट ये भी सही है, लेकिन ये ज़्यादा सही है क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन भी है और इंटरनल रिफ्लेक्शन भी है और दोनों चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है। 117 में हाउ मेनी इंटरनल रिफ्लेक्शंस ऑफ सनलाइट टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो। जब प्राइमरी रेनबो बनता है, अच्छा एक होता है प्राइमरी रेनबो, एक होता है सेकेंडरी रेनबो। तो प्राइमरी रेनबो जो होता है उसमें एक इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, और जो सेकेंडरी रेनबो बनता है ना उसमें टू इंटरनल रिफ्लेक्शंस होते हैं। अच्छा अब इनमें क्या होता है, जैसे प्राइमरी रेनबो जो बना उसमें ऐसा क्रम होगा विबग्योर, ठीक है, यानी वायलेट अंदर की तरफ होगा और रेड बाहर की तरफ होगा, और ऐसा आपको दिखाई देगा प्राइमरी रेनबो वन इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। और जो सेकेंडरी रेनबो बनेगा वो इसके जस्ट इस तरफ बनता है, बाहर की तरफ, और उसमें क्या हो जाता है, क्रम उल्टा हो जाता है, रेड अंदर की तरफ हो जाएगा और वायलेट बाहर की तरफ हो जाएगा, यानी विबग्योर ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो गया सेकेंडरी रेनबो, इसमें दो दो इंटरनल रिफ्लेक्शंस होते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे चलते हैं। 57 क्या कह रहा है, द ह्यूमन आई इज लाइक द कैमरा दैट हैज अ लेंस। ह्यूमन आई एक ऐसा कैमरा है जिसका जो लेंस होता है ना उसकी फिक्स फोकल लेंथ होती है क्या? नहीं, फोकल लेंथ चेंज हो सकती है, और फोकल लेंथ को चेंज कौन करता है? कैपिलरी मसल्स, सॉरी कैपिलरी का, सीलियरी मसल्स, सीलियरी मसल्स उसकी लेंस को, साइज को छोटा बड़ा करती है। जब सीलियरी मसल्स रिलैक्स होंगी, तो क्या बताया था मैंने, जब रिलैक्स होंगी तो फोकल लेंथ जो है बढ़ जाएगी। जब वो स्ट्रेच करेंगी, खींचेगी, ठीक है, यानी इस तरीके से, तो फोकल लेंथ घट जाएगी, फोकल लेंथ घट जाएगी, ठीक है ना। यानी जब आपको पास की चीज देखनी है
तो फोकल लेंथ घटानी पड़ेगी, तो स्ट्रेस करेगी वो खुद को। और जब आप देखते हो कि जब आपने किसी बहुत पास की चीज़ को आप देखते हो तो आपका दिमाग मतलब सिर दर्द करने लग जाता है, क्योंकि वो स्ट्रेन है ना, स्ट्रेन पड़ता है, आपके तनाव पड़ता है सिलेरी मसल्स के ऊपर। ठीक है, रिलैक्स, यहाँ पर आप जब दूर की चीज़ देखते हो तो सिलेरी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। ठीक है, और एपरेचर बढ़ जाता है लेंस का, और आपको फोकल लेंथ बढ़ जाती है। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। तो इसमें यहाँ पर देखो कि उसकी वेरिएबल फोकल लेंथ है और फिक्स एपरेचर नहीं। जब फोकल लेंथ चेंज होगी तो अपरेचर भी तो चेंज होगा। अपरेचर क्या होता है, ये जो डिस्टेंस होती है, दिस डिस्टेंस, ठीक है, दिस अपरेचर है, ये जो डायमीटर है इस लेंस का, ये अपरेचर कहलाता है। जब लेंस छोटा होगा, मान लो इस तरीके से हो जाए लेंस, तो उसका अपरेचर छोटा हो जाएगा। ठीक है, जब लेंस बड़ा होगा तो अपरेचर बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब वेरिएबल फोकल लेंथ है लेकिन वेरिएबल अपरेचर भी होगा। तो फिक्स वो फोकल लेंथ नहीं, वेरिएबल फोकल लेंथ होती है और वेरिएबल अपरेचर होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, आगे चलते हैं। Question number 27. Which of the following statement of for persons suffering from presbyopia is or are correct? They cannot distinguish colors. कलर्स में तो कोई दिक्कत नहीं आती है ना, कलर्स तो दिखाई देंगे, बिल्कुल दिखाई देंगे। तो पहला तो गलत है, पहला गलत है, पहला गलत है। ठीक है, इट यूजुअली डेवलप्स विद एजिंग, बुढ़ापे के साथ होता है, बिल्कुल होता है। दे वियर बाइफोकल लेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेस प्रोग्रेसिवली लेंसेस, बिल्कुल सही है। तो 2 and 3 ओनली, तो डी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और आपको पता है इसमें कि बाइफोकल लेंसेज जब इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव लेंस ऊपर लगता है, क्योंकि आप दूर की चीज़ देखने के लिए, है ना, जब आपकी दूर की नज़र खराब है तो आप कॉनकेव लेंस लगाते हो, और आप दूर देखने के लिए आंखें ऊपर उठाते हो। इसका मतलब आपके ऊपर वाले चश्मे के हिस्से में कॉनकेव होना चाहिए और नीचे वाले हिस्से में आपको कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए। ठीक है, नंबर 1, ए पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। वो पास की चीज़ साफ दिखाई देती है उसको, ठीक है, लेकिन उसे डिस्टेंट की चीज़ें क्लियरली दिखाई नहीं देती, है ना। पास की चीज़ दिखती है उसे, यानी उसे है नियर साइटेडनेस, उसकी दृष्टि कैसी है, नियर साइट है, SIGHT, साइट यानी दृष्टि। ठीक है, नियर उसकी पास की दृष्टि है, नियर साइटेडनेस है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसका जो फोकस पॉइंट है वो रेटिना, ये है रेटिना। ठीक है, यहाँ होता है नॉर्मल फोकस पॉइंट, लेकिन वो लेंस के नियर आ गया है, मतलब आगे कहीं आ गया है, रेटिना के आगे कहीं आ गया है। ठीक है, तो इसको वापस पीछे भेजना पड़ेगा, तो हमें किरणें फैलानी पड़ेगी, तो हमें डाइवर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा ताकि किरणें फैले और वापस से फोकस यहाँ आ जाए पीछे रेटिना पर। तो देखो, क्या एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, कर्वेचर ज़्यादा होगा, देखो जब कर्वेचर ज़्यादा होगा इसका मतलब कर्वेचर ज़्यादा हुआ मतलब लेंस छोटा हुआ, लेंस छोटा हुआ तो फोकल लेंथ छोटी हुई, फोकल लेंथ छोटी हुई इसका मतलब फोकस पास में आ गया। ठीक है, और जब फोकस लेंस के पास में आ गया मतलब सही है ना, नियर साइटेडनेस बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा, द आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल। जब आई बॉल बहुत छोटी बन हो गई, जब आई बॉल बहुत छोटी हो जाएगी, आई बॉल बहुत छोटी हो जाएगी, है ना, ये नॉर्मल आई बॉल थी, है ना, फोकस यहाँ पर था, जब ये छोटी हो गई मतलब तो फोकस आगे आ गया ना, नहीं, तो रेटिना आगे आ गई ना, आई बॉल छोटी हो गई है, मतलब अब आई बॉल आपकी ये है, ये आपकी आई बॉल है ना, इसका मतलब ये है रेटिना और ये है फोकस, है ना। लेकिन पहले वाला फोकस तो पीछे रह गया ना, मतलब रेटिना के पीछे बनेगा, और पीछे बनेगा मतलब लेंस से दूर चला गया फोकस, तो ये तो होता है फार साइटेडनेस। ठीक है, लेकिन ये जो व्यक्ति है उसको नियर साइटेडनेस है, तो ये तो उल्टा हो जाएगा ना, ये नहीं लगा सकते। द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लार्ज। फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा है क्या, अगर फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या है कि फोकस दूर चला जाएगा, तभी तो फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, और जब फोकस दूर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, फार साइटेडनेस। लेकिन ये तो केस नहीं है, हमारा तो नियर साइटेडनेस है, समझ पा रहे हो। उसे साफ की चीज़ें साफ दिखती है, पास की चीज़ें नियर की चीज़ें साफ दिखती है, मतलब उसे नियर साइटेडनेस है। ठीक है, तो हम ये नहीं लगा सकते, ऑप्शन नंबर 3 नहीं लगा सकते। चौथा क्या है, एलोंगेशन ऑफ द आईबॉल। जब आईबॉल एलोंगेटेड हो जाएगी, ये है आपकी, एक सेकेंड, ये है आपकी नॉर्मल आईबॉल और ये है आपका नॉर्मल फोकस यहाँ पर। ठीक है, जब आईबॉल एलोंगेटेड हो गई मतलब ऐसी हो गई, ठीक है, तो रेटिना कहाँ चली गई, पीछे,
और फोकस तो यहीं रह गया बेचारा, यानी अब वो मतलब लेंस के पास में है ना, यहाँ होना चाहिए था, सॉरी, है ना, यहाँ होना चाहिए था, लेकिन कहाँ है, पास में है। तो नियर साइटेडनेस है तो बिल्कुल सही है, 1 and 4 ओनली, 1 and 4। तो एक पर्सन जो कि नियर ऑब्जेक्ट को देख सकता है मतलब उसे नियर साइटेडनेस है, और नियर साइटेडनेस में ये दोनों ही चीज़ें लागू होती है, तो ये हमने कर ली। क्लियर है। अब मैं इसको थोड़ी सी साफ कर देता हूँ, बहुत ही मैंने एक्सप्लेनेशन में, अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से देखें तो यार ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आराम से आप लगा लोगे कंसेप्ट। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। मायोपिया, माई यानी मेरा, पिया पास में होता है, इसका मतलब नियर साइटेडनेस, ठीक है। अगर याद ना रहे ना मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया तो ऐसे याद रख लेना, नियर साइटेडनेस, ठीक है। अब नियर साइटेडनेस है, इसका मतलब पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, बिल्कुल सही है। पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, नहीं। द पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश कलर, कलर से कोई लेना देना नहीं है। द पर्सन कैन नेदर सी नियरर नॉर, तो जो दोनों ही चीजें नहीं देख पाता वो तो प्रेस बायोपिया में होता है, ठीक है, जहाँ बाइफोकल लेंस लगाते हैं, कौन के ऊपर, कॉन्वेक्स नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सफरिंग फ्रॉम मायोपिया मतलब उसे मायोपिया है, उसका पिया पास में है, नियर, नियर साइटेडनेस, और नियर की चीज साफ दिखाई देती है। क्लियर है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ये 75 देखो, ह्यूमन आई कैन सी objects at different distances with contrasting illuminations। ह्यूमन आई जो है वो डिफरेंट डिस्टेंसेस पर भी ऑब्जेक्ट को साफ देख सकती है, क्यों? अकोमोडेशन ऑफ आई लेंस यार, आई लेंस खुद की साइज को मेंटेन करता है, जिससे फोकल लेंथ छोटी बड़ी होती है। फोकल लेंथ छोटी बड़ी होगी तो आप पास की दूर की सारी चीज देख पाओगे। क्लियर है। ये आपके लिए बस एक ही होमवर्क दे रहा हूं मैं, इसको आप अच्छे से जांच पड़ताल करके और इसको आप रिसर्च करेंगे, ठीक है, और आंसर मुझे देंगे, ठीक है ना। चलो अब हम पढ़ते हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ते हैं मोशन।